जब मैं अपने मदर के वूम में थी, उस ज़माने में होता था कि अब एक बेटी हो गई, एक बेटा भी हो जाए। तो ये मेरे पेरेंट्स की एक इच्छा थी, इसीलिए मैंने इस लाइफ टाइम में जो है अपने लिए इतने चैलेंजेस चूज़ करे। मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है, पर ऑल ऑफ अ सडन मैं बीमार हो गई। मुझे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। वो बेबी मेरे अंदर मूव कर रहा है। आप कह सकते हो कि एक मदर ना अपने पूरे ड्रीम्स फॉर्म करने लग जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये टर्मिनेट नहीं किया तो ये मर जाएगी। ऐसे लगता है कि आपके सारे ड्रीम्स अब बस खत्म हो गए, सब शैटर हो गया, कोई बात करने वाला नहीं था। उस टाइम पे मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। उसने मेरी एक और सीनियर मास्टर से बात कराई। वो दिन था और आज का दिन है, आज तक मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं हमेशा सोचती थी मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं किसी का इतना बुरा नहीं करी, क्योंकि जब तक हम ध्यान में नहीं आते हमको ज़िंदगी की बड़ी बातें नहीं पता होती। ना हमें कुछ कर्मा का पता होता है, ना हमें कुछ एस्ट्रल लाइफ का पता होता है, ना हमें आफ्टर डेथ का पता होता है। अब धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें खुलने लगी। मैं पहली बार पिरामिड में बैठी। जैसे ही मैं डीप ध्यान में उतरती हूँ मुझे एक गहरी विजन दिखाई जाती है, और ये मेरी थी एक पास्ट लाइफ और एक बहुत बड़ा जवाब मेरे। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। धरती एक स्कूल है, अनुभवों के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए और परीक्षाओं के लिए। हम इस धरती पर आते हैं, हमें उसके लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। हम आने से पहले अपने सगे संबंधी, परिस्थितियाँ सभी डिसाइड करके आते हैं। आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर पायल जी से, जो कि 2017 से ध्यान कर रही हैं। और इस जीवन की पाठशाला में धरती पर उन्होंने कौन कौन सी परिस्थितियाँ चूज़ करी जिससे कि वो स्वयं को पहचान सके, अपने लिए अपना मार्ग बना सके और जीवन को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, कैसे वो मदद कर सकती हैं दूसरों की। इन रास्तों पर वो चलते चलते पीएसएसएम के साथ जुड़ी। वो दिल्ली से ही हैं, एक टीचर हैं जो बच्चों के साथ भी मिलजुल कर रहती हैं। तो उन्हीं से सुनेंगे उनकी इस सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत करते हैं पायल जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पायल जी, इस सुंदर धरती पर आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके माता पिता कौन थे? मैम, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे फादर और मदर हैं, वो दोनों ही हमेशा से वर्किंग रहे हैं। और एक बड़ी लविंग फैमिली में मैं जो है मेरा बर्थ हुआ, और बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से भी सीखा मैंने। हमेशा से मैं बचपन से थोड़ी एक, आप कह सकते हो कि मतलब एनर्जेटिक तो बहुत थी, बट एक जल्दी जल्दी बीमार होने वाली बच्ची थी। तो उस वक्त हमारी फैमिली में कोई ध्यान में भी नहीं था, बट ये था कि हमेशा से मेरे पेरेंट्स पूजा पाठ में, और एक भगवान की तरफ सबका रुझान तो था ही, सबका झुकाव था, बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत लविंग। तो जब मैं इतनी बीमार होती थी तो मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे लेके थोड़ी चिंता में ही रहते थे हमेशा, और उनका पूरा ध्यान मुझ पर। हम 3 भाई बहन हैं, मुझसे एक बड़ी बहन है और मुझसे एक छोटा भाई है। तो वो दोनों की अच्छी हेल्थ होती थी तो मेरे पेरेंट्स का पूरा ध्यान और पूरा प्यार मुझ पे। तो जब मैं इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, तब ये अब मुझे उसका जवाब मिला। जब हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, तब हमको अपनी बड़ी बातों के ध्यान जो है उत्तर मिलते हैं ध्यान में। तो एक ध्यान का सबसे बड़ा, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप गिफ्ट कहिए, मुझे ये मिला कि मुझे अपनी चीज़ों के उत्तर मिलने लग गए, जो शायद प्रश्न मेरे मन में हमेशा से थे। मैंने एक बार एक इंटेंट रख के क्वेश्चन पूछ के बैठी ध्यान में कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था, मैं इतना बचपन में क्यों बीमार रहती थी, क्यों मेरी इतनी सफरिंग होती थी, मैंने अपने पेरेंट्स को भी इतना परेशान किया हमेशा। तो अचानक से एक बार जब मैं ध्यान से उठी तो मुझे पूरा दिखाया गया। वो बड़ा सुंदर जवाब था और एक मेरे लिए मेरी आंखें खुल गई उससे।
उसमें मैंने क्या देखा कि जब मैं अपने मदर के वूम में थी, तब उस ज़माने में होता था कि अब एक बेटी हो गई, एक बेटा भी हो जाए। तो ये मेरे पेरेंट्स की एक इच्छा थी कि अब हमारी बड़ी बेटी हो गई, अब एक बेटा भी हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो ये उनकी डिज़ायर थी। लेकिन वूम में तो मैं थी, एक और बेटी। तो ये सब मैंने सेंस करा। उस बेबी ने, जो कि मैं थी, मैंने सब सेंस करा। और तब मैंने ये सोचा कि अच्छा, आपको एक बेटा चाहिए, पर मैं आ गई हूँ अब तो। तो मैंने उनको कहा कि अब मैंने ये सोचा मन में कि मैं इनका सारा प्यार अपनी तरफ लूँगी। तो इसीलिए मैंने इस लाइफ टाइम में जो है अपने लिए इतने चैलेंजेस चूज़ करे, इतना बीमारी मैंने चूज़ करी, हर थोड़े-थोड़े टाइम बाद एक बच्चे का पेट दर्द रहना, जल्दी-जल्दी बुखार हो जाना। तो मतलब हर बात पे मेरे फादर को मेरे लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी, कभी मम्मी को लेनी पड़ती थी, कभी स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, तो उनको हमेशा ये सब करना पड़ता था और उनको मतलब मेरे से अटैचमेंट भी बहुत हो गई फिर। तो इसीलिए मुझे दिखाया गया कि तुमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान अपने पे चाहते थे। तो ये एक बड़ी सुंदर विज़न मुझे अपनी मेडिटेशन में आई। तो पायल जी, इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि एक सोल जो है अपनी हर परिस्थिति को खुद ही डिसाइड करती। अगर उसको पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए या जो भी कुछ चाहिए, इसी वजह से वो बीमार हो रहा था, आप बार बार बीमार पड़ रहे थे। हम ज़्यादातर पेरेंट्स को, ज़्यादातर फैमिलीज़ को इन चीज़ों का पता नहीं है कि ये डिसीजंस कब और कौन कैसे सोल ले लेती है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ध्यान में आने के बाद इन चीज़ों का पता चल गया और आपने उस ब्लॉक को वहीं पर काट दिया ताकि फ्यूचर में वो कंटिन्यू साथ ना चले। अब हम आपकी आगे की यात्रा जानना चाहते हैं कि जैसे आप बड़े होने लगे, आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, तो हम उस बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही दोनों बड़े हार्ड वर्किंग रहे हैं, तो वो नेचुरली हम बच्चों में उनमें आया। जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। जैसे कि जब मैं अगर आपको अपनी पढ़ाई की बात करूँ, तो हम तीनों भाई-बहन पढ़ाई में तो अच्छे थे। मैं बेसिकली अगर आप कहें तो काफ़ी एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। ये मैंने अपने फ़ादर से इम्बाइब किया। मेरे जो पापा हैं वो बहुत ही मतलब हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जो सब में होती हैं, वो उनका एक बड़ा अच्छा बैलेंस थे। तो उनसे शायद मैंने ये क्वालिटीज़ ली कि अगर वो हमें डाँटते थे, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता था कि शायद मैंने आज ज़्यादा गलत कर दिया, वो हमें आके सॉरी भी बोलते थे। तो ये मुझे अपने पापा की बड़ी ग्रेट बात लगती थी कि एक ये उस लेवल पे होने के बाद भी अपने बच्चों से आके माफ़ी भी माँग सकते हैं उसके बाद। मतलब कि इसमें कोई आपकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी कि अगर आप बीइंग अ फादरली फिगर या एक फादर बीइंग द हेड ऑफ़ द फैमिली अगर आप आके माफ़ी माँग लो। तो वो सब चीज़ें बड़ी अपने पेरेंट्स से सीखी। मदर को देखा हमेशा कंप्लीटली सेवा भाव में, सेल्फलेस सर्विस, औरों के लिए भी कुछ करने के लिए हमेशा रेडी। ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बाकी भी जिसको आसपास में दिख रहा है उनको मदद की ज़रूरत है, उनकी हमेशा मदद करती थी। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ को लेके जो है हम आगे बढ़े लाइफ में। हम तीनों भाई-बहन में ये है एक विनम्रता, लविंग, केयरिंग, ये सब क्वालिटीज़ मतलब हमने अपने पेरेंट्स से ले ली। हमारी फैमिली में आप ये कह सकते हो कोई अक्खड़ नहीं, कोई अकड़ू नहीं, ये सब अपने पेरेंट्स से हमने इम्बाइब किया और मेरी जो इस तरह आगे एजुकेशन चलती रही, स्कूलिंग हो गई और उसके बाद कॉलेज में मैंने आगे अपना बीएड करी, मैंने अपना टीचर बनने की तैयारी करी। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। मास्टर्स मैंने अपनी शादी के बाद ही करी। मैम मेरी जॉब बड़ी जल्दी लग गई थी, जैसे ही मैंने अपना बीएड क्लियर करा, मैंने अभी एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए थे और मेरे को स्कूल में इंटरव्यू के लिए हमें बोल दिया कि अब आप जाइए देने, हमारे प्रिंसिपल ने जो बीएड के थे। तो मैं गई और पहले स्कूल में ही मेरी जॉब लग गई। तो आप कह सकते हो कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी वहाँ पे जिसकी जॉब लग गई थी। फिर बीएड का भी देने देखती थी और अपना जॉब की भी तैयारी करती थी। तो हम आपकी आगे की जर्नी, आपकी एजुकेशन के साथ कैसे आप स्कूलिंग पढ़ाना भी शुरू कर दिया आपने, तो उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं आपसे। जॉब तो अच्छी चल रही थी, शादी भी अच्छे घर में हो गई। इनफैक्ट जो पहला लड़का था मैं आपको कहूँगी कि वही मेरे पेरेंट्स को पसंद आ गया। वो आईटी फील्ड में थे, इंजीनियर थे, मेरे पापा को बहुत पसंद आ गया। मेरे पापा को एजुकेशन की तरफ एक बड़ा झुकाव था। तो उनको लगा कि मेरी बेटी टीचर है, ओके ये दामाद जो हैं उनके इंजीनियर होंगे, तो उनको बहुत अच्छा मैच लगा, शादी हो गई। अब मैंने आपको अभी ज़िक्र किया था कि मैं बड़ी लविंग फैमिली से थी। तो जब शादी हुई, हम एक नए घर में जाते हैं, उस घर का हम सारा कल्चर सीखते हैं, समझते हैं, हमारे लिए एक नया परिवार होता है। बिल्कुल खासकर एक लड़की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपके सारे आसपास के लोग बदल जाते हैं, सारे।
तो मैं जो है हमेशा से ही एक बहुत लविंग फैमिली से थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा से वैसे ही हैं। पर जब मैं शादी के बाद इस नए घर में आई, मुझे लगा कि ये तो वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। यहाँ पे क्या था, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, सब बहुत अच्छा था, बट मुझे लगा कि यहाँ पे तो सब स्ट्रिक्ट हैं। मुझे लगा यहाँ पे थोड़ी रोक-टोक है। तो ऐसे जब मैं चलती गई आगे, पर पहले मैं नई-नई थी, मैंने कुछ नहीं, किसी को मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैं जब छोटी थी मेरी शादी हो गई थी, 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मास्टर्स भी मैंने अपनी शादी के बाद ही करी, और इनफैक्ट मैंने कंसीव भी बहुत जल्दी कर लिया अपनी शादी के बाद ही, फर्स्ट ईयर में ही। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे चैलेंजेस और मेरे रोल्स, एक आप जो बिल्कुल फ्री लड़की होती है वो कितनी बाउंडेशंस में आ गई, कितनी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ऑफ अ सडन इतनी बढ़ गई। बट शायद ये भी कोई सृष्टि का नियम ही है जो आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, आपको किसी चीज़ की तरफ पुश कर रहा होता है। अब जो मैं लाइफ को हायर पर्सपेक्टिव से देख पाती हूँ, या मैं कहते हैं ना बिगर पिक्चर को समझ पाती हूँ, अब जो अगर वो मेरी बातों में आता है वो मेरे ध्यान के बाद के ही सारा रिजल्ट है। उससे पहले तक मैं बिल्कुल अनजान थी, एक वैसी लड़की थी जैसे बाकी लड़कियां होती हैं, जिनको थोड़ा गॉसिप में मज़ा, जिनको थोड़ा यहाँ वहाँ की बातों में मज़ा, और ध्यान से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं। बस ये था कि हाँ, हमें एक भगवान के प्रति रुझाव था। क्यों? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स को भी था, बाकी ध्यान से हम अभी काफ़ी दूर थे। तो जब मैं शादी करके इस फैमिली में आई तो धीरे धीरे जो है मुझे पता चला कि यहाँ तो रोक टोक होती है। यहाँ मुझे अब इतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही जितनी मेरी पहले थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी मास्टर्स की पढ़ाई चल रही है, साथ में जॉब चल रही है, साथ में घर का काम भी करना पड़ रहा है। आपकी मदर तो आपको कभी नहीं कहती अच्छा पढ़ रहे हो, चलो पढ़ लो, कोई काम मत करो, सब छोड़ दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, मुझे सब कुछ मैनेज करना था। क्यों? क्योंकि अब मैं एक डॉटर इन लॉ बन गई थी। डॉटर से वो जब इन लॉ ऐड हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी मल्टीप्लाई हो गई। तो मैं परेशान रहने लगी थोड़ी। मुझे लगा कि शायद मुझसे ना हो नहीं पा रहा इतना, और मैंने कंसीव भी कर लिया था। तो मुझे लगा कि मुझसे इतना हो नहीं पाएगा, मास्टर्स की इतनी डिफ़िकल्ट पढ़ाई, जॉब भी चल रही है, जॉब की अपनी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स। तो मैं परेशान सी रहती थी। मैं अपनी बहन और मदर के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती थी, बट वो यही समझाते थे कि कुछ कोई नहीं, सब हो जाएगा, टाइम से तुम्हारा हो जाएगा, तुम थोड़ा वक्त दो। मैंने बात मानी उनकी, चलते गए, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। बट मैम, साल तो बदलते गए, आगे चलते गए, बट मेरे सिचुएशंस में, मेरी परिस्थितियों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मुझे बल्कि लगा कि वो शायद थोड़ी ख़राब हो रही हैं, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा रोक टोक मिली तब मैंने भी थोड़ा पलट के जवाब देने शुरू करे। उससे क्या होता था, हमारे घर में एनवायरनमेंट थोड़ा टेंस होने लग गया। तो ये सिचुएशंस जो हैं, ये मुझे आगे इन्होंने और पुश किया अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इसके बाद और मेरी बेटी पैदा हो गई, और तब मेरी हेल्थ इश्यूज़ मेरे सब सॉर्ट हो गए थे। तब मैं शादी के बाद से आप कह सकते हो मेरी हेल्थ ठीक थी। ये उससे पहले तक का फेज़ था जब मैं बीमार रहती थी। उसके बाद से जब मेरी बेटी पैदा हो गई तो सारी फैमिली का ध्यान बच्चे पे, सब खुश, ठीक था। बट अंदर, मेरे अंदर कोई एक वो था कि मैं अभी अपनी लाइफ वैसी नहीं जी रही जैसे मुझे जीनी थी। अब हम 3 भाई बहन हैं, तो मैंने भाई बहनों का प्यार बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ में। बड़ी बहन का, जो कि मेरे लिए एक रोल मॉडल है, एक छोटा भाई, हम तीनों भाई बहन बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे था कि अब मेरी बेटी 5 साल की हो गई है, शायद ये लोनली होगी, इसको भी अब कोई कंपनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई बहन का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है और उनसे बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा इस बच्चे को भी जो है कोई कंपनी की ज़रूरत है। तो मैंने ट्राई किया कि अब एक नेक्स्ट बेबी के लिए जो है तैयारी की जाए, पर शायद सृष्टि को कुछ और ही मंजूर था। मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है, पर जब मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंची, मैं बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल ठीक थी, जॉब कर रही थी, अपना भागा दौड़ी चल रही थी लाइफ की, घर आके खाना बनाना, बच्चे को पढ़ाना, सब चल रहा था, बड़ा मल्टीपल काम चल रहे थे। बट शायद नेचर की तरफ से एक इशारा था कि अब तुम ठहर जाओ थोड़ा। मुझे नहीं पता था मेरे लिए क्या आने वाला है। मैं तो एक्सपेक्टिंग हूँ, जॉब पे भाग रही हूँ, रोज़ जा रही हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही हूँ। मेरे 5th मंथ में ऑल ऑफ अ सडन मैं बीमार हो गई। मुझे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एक उस बंदे को जो आप कह रहे हो कि आप हेल्दी हो, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आप हर एक में कहते हो आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी हेल्दी एंड हैप्पी बेबी, नो प्रॉब्लम। मदर को आप देख के कहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन आप एडमिट कर लेते हो हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि पेन स्टार्ट हो जाती है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है। तो मेरी कंडीशन डे बाय डे हॉस्पिटल में जब वो मुझे एडमिट करते हैं तो धीरे धीरे ख़राब ही हो रही होती है, उनकी किसी मेडिसिन से मैं ठीक नहीं होती।
वो कोशिश करते हैं पेन को रोकने की, नहीं रुकती। वो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रुकती। तो मेरी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने मुझे 15 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उन्होंने भी गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये टर्मिनेट नहीं किया तो ये मर जाएगी। उन्होंने मेरे फैमिली मेम्बर्स को बोला और मुझे भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया। मैं उस टाइम अपने 20s में ही थी, वे टू यंग। बहुत रोई कि आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे मिसकैरेजेस सुने हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स में हो जाते हैं, बट एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब आप कह सकते हो मुझे बाकी किसी से कंपैरिजन नहीं है किसी का, बट बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा सफरिंग। इसमें पायल जी मैं कह सकती हूँ कि ऐसा होता है कि अटैच हो जाते हैं। उस सेकंड वाले फेस के अंदर हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है उस सोल के साथ। जी बहुत, क्योंकि वो बेबी मेरे अंदर मूव कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक मदर ना अपने पूरे ड्रीम्स फॉर्म करने लग जाती हैं। सारी घर वही बातें करता है। मैंने अपनी बेटी को बता दिया था। ऐसे लगता है कि आपके सारे ड्रीम्स अब बस खत्म हो गए, सब शैटर हो गया। तो जब डॉक्टर ने कहा टर्मिनेट कर दीजिए प्रेगनेंसी, तो आपको पता है हम जब हॉस्पिटल में होते हैं हमारे लिए ये जो डॉक्टर्स है भगवान होते हैं। और मेरी कंडीशन सच में ख़राब भी थी। तो जो उन्होंने कहा हमारी फैमिली ने फॉलो किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ठीक है पहले इसको तो बचा लें। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग, इतने दिन एडमिट होने के बाद भी मेरे सारे होप्स ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं हर दिन होप करती थी कि मैं आज ठीक हो जाऊंगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। बट ऐसा नहीं मंजूर था शायद सृष्टि को, मेरे लिए कुछ और था स्टोर में। तो मैं खाली हाथ अपने घर चली गई। उन्होंने कर दिया, अबॉर्ट कर दिया और मैं अपने घर चली गई। इस चीज़ से मुझे बहुत टाइम लगा उभरने में। क्यों? क्योंकि ये सेकंड ट्राइमेस्टर के भी आपका बीच की बात हो जाती है। आपका जब ऑलमोस्ट थर्ड शुरू होने वाला होता है तब तक तो मेरी जर्नी काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। इमोशंस, अटैचमेंट, एक बच्चे की मूवमेंट, सब कुछ मुझे पता था, फील होता था। तो मेरे लिए ये बहुत दुख की बात थी, सारी फैमिली के लिए बहुत दुख की बात थी। तो इससे उभरने में काफ़ी टाइम लगा सबको। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुए, फिर लाइफ आगे बढ़ी, चलती गई लाइफ। स्पिरिचुअलिटी में अभी मैं बिल्कुल नहीं थी, ध्यान का कोई नाम नहीं था मेरी लाइफ में। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने कोशिश करी कि अब ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। मेरे को सबने बताया कि कोई बात नहीं, एक मिसकैरेज तो सबका हो ही जाता है, कोई बात नहीं, ये विमेन की लाइफ में शायद नॉर्मल बात भी है, होता है। बट मैं जानती थी कि मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा सफरिंग झेली थी। तो उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी। कंसीव में हमेशा कर लेती थी बड़ी जल्दी। उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी, फिर मैम वही सारी साइकिल रिपीट हुई। अपने सेकंड ट्राइमेस्टर तक पहुंची और फिर वही कहानी, फिर एडमिट हो गई, फिर बीमार हो गई ऑल ऑफ अ सडन। और फिर उन्होंने कहा कहानी ख़त्म कर दीजिए। इतने दिन एडमिट रखने के बाद एक बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि जब मैंने अपने डॉक्टर से एक बार पूछा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे ना अपने पर से, अब इस सेकंड एपिसोड के बाद से अपने पर से विश्वास उठ गया कि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ। मैंने अपने आप को थोड़ा कर्स किया, करती है ना एक मदर की, क्या मैं कैरी करने के लायक नहीं हूँ? ऑल्दो मेरी एक बेटी है, मुझे लगा मैं शायद कैरी करने के लायक नहीं हूँ। जब मैं किसी बच्चे को ठीक ठाक ला ही नहीं सकती तो क्या पॉइंट है इस चीज़ का? मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा इसका कारण क्या है। बड़ी स्ट्रेंज बात आपको भी लगेगी कि डॉक्टर्स ने कहा कि हमें कारण नहीं पता चला तुम्हारा। तो उस दिन मेरे को एक रियलाइजेशन आई, मुझे समझ आई कि शायद कुछ चीज़ें बियॉन्ड साइंस हैं, जो साइंस भी नहीं समझ पाती। हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ बातें साइंस के बियॉन्ड है, इसके परे हैं, जो ये डॉक्टर्स किताबें पढ़ के शायद नहीं समझ पाते। पूरी कोशिश करते हैं हमारी, बट काफ़ी चीज़ें इनके बियॉन्ड भी हैं। घर चली गई, बट इस बार ये जो दूसरा झटका मुझे लगा, इसने मुझे तोड़ दिया। मैं एक बाय नेचर बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की हूँ। हर एक को, मतलब आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि जहाँ तू जाती है सबको खुश कर देती है, पर मैं धीरे धीरे चुप होने लग गई। अभी मैं अपनी रिकवरी फेज में ही थी, बट मैं धीरे धीरे चुप हो गई। मेरी बेटी स्कूल चली जाती थी, सब उसको उसके दादू दादी भेज देते थे, बट मैं चुप हो गई। तो ये बात, मतलब मेरे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा था, दवाइयाँ थी, बट कोई बात करने वाला नहीं था। उस टाइम पे मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। उस पल का आप एंड कर रहे हो। आज जो बीज अभी भी बचा हुआ है उन इमोशंस का, आप इस माध्यम से उस पल का एंड कर रहे हो। ऐसी जीवन की एक ये कला है। तो उस दौरान जब मैं बहुत टूट चुकी थी, तब मेरी बड़ी बहन ने मेरा साथ दिया।
वो एक स्ट्रेंथ की तरह मेरे साथ खड़ी हुई। चाहे उसकी जॉब की अपनी नई-नई जब हमारी जॉब लगती है बड़े चैलेंजेस होते हैं। हम इतनी छुट्टी नहीं ले पाते। आप नए होते हो तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। बट वो जैसे-तैसे करके हर बार मेरे लिए पहुँच जाती थी। जब मैं मुश्किल में हूँ तब वो पहुँच जाती थी। इस बार भी वो पहुँच गई। कुछ दिन मेरे साथ आई, मेरे साथ कुछ वक़्त बिताती थी। मेरे घर आती थी, सीधा कॉलेज से आ जाती थी या कभी छुट्टी मार के आती थी। उसका सिर्फ़ एक कारण था कि वो चाहती थी कि उसकी बहन वापस आए। जैसी मैं थी वैसी मैं जीने लगूँ, हँसूँ वापस, खेलूँ, बात करूँ, क्योंकि शायद ये सब एक पार्ट है लाइफ़ का। बट मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मेरी बहन ने उस वक़्त मुझे सँभाला बहुत और उसने मुझसे बात करी। बात करने से बहुत मेरा मन हल्का हुआ। लाइफ़ आगे बढ़ती चली गई। जो रिलेशनशिप्स के तनाव थे वो भी अपनी जगह थे। थोड़ा मुझे लगता था कि मेरे हमेशा मनमुटाव रहते हैं, हमेशा जो है मुझे उतनी फ्रीडम नहीं है। उसके बाद कुछ साल चले गए, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा एक ही बेबी होगा, अब मैं आगे नहीं कर सकती क्योंकि शायद मेरी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही। बट जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है हम शायद अपने पुराने घाव भूल जाते हैं। अब इस बार जब मैं रेडी नहीं थी, तब मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। मैं बहुत रोई, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ तो ये कैसे हो गया, अब मैं कैसे सँभालूँगी? मेरी मम्मी ने मुझे होप दिया, पॉज़िटिव होप दिया कि तुम कुछ मत करो और तुम जैसे हो इसको बस अब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। बट मैं रेडी नहीं थी। मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी क्योंकि मेरा डर इतना मुझ पे हावी हो गया था, जो मेरे पुराने इंसिडेंट्स थे, वो मेरे पे इतना हावी हो गया कि जब मैं लायक ही नहीं हूँ, तो मैं एक बच्चे का जीवन ख़त्म क्यों करूँ? मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, लोग गोली पहले खाते हैं, जिनको कंसीव नहीं करना होता, मैंने वो बाद में खा ली। मुझे लगा कुछ हार्म तो करेगी ये, कुछ हार्म तो करेगी उस फ़ीटस को, उस बच्चे को। नादानी में अपनी इग्नोरेंस में मैंने वो गोली खा ली। लेकिन मैम आपने सुना ना, जाको राखें साइयाँ, मार सके ना कोई। उस बच्चे का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं उस बच्चे का। मैंने गोली खा ली, मैंने उसको हार्म करने की कोशिश करी बट उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब इस बार मुझे नहीं पता, मैं रहती हूँ दिल्ली के पश्चिम विहार में। मेरे घर से एम्स बड़ा दूर है। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से ये मेरे अंदर, ये हम स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये सब टर्म्स यूज़ करते हैं कि मुझे डाउनलोड्स होते हैं या मेरे अंदर इम्प्लांट होते हैं। लेकिन उस वक़्त मेरे अंदर ये बात आई कि एम्स चलो। मुझे कहाँ से, मेरे आस-पास इतने हॉस्पिटल्स थे, इतने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इतना एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल है। क्यों मेरे अंदर बार-बार आया एम्स चलो, एम्स चलो? कहाँ से मुझ में ये शक्ति और ताकत आ रही है जो मुझे अंदर से बोल रही है एम्स चलो? मुझे नहीं पता। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि हाँ, चलो एम्स चलो। एम्स जो मेरे घर से इतनी दूर है, डेढ़ पौने 2 घंटे की जर्नी, और जब आप अगर ट्रैफ़िक में फँस जाओ तो आप 3 घंटे में भी वहाँ नहीं पहुँचते, और वहाँ जाके इतनी लंबी लाइन। पर मैं इस सब स्ट्रगल के लिए रेडी थी। क्यों? क्योंकि मेरा डर कि मेरी बॉडी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं जो है बच्चों को ठीक से ला नहीं सकती इस दुनिया में, तो वो बच्चा भी सफ़र करता है मेरी वजह से। पता नहीं पर कैसे मैं एम्स पहुँच गई, अपनी आवाज़ सुन के अंदर की। इतनी लंबी-लंबी लाइनों के बाद मैं डॉक्टरों से मिलती थी। बहुत लंबी लाइनों में वेट करती थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे। शायद मैंने बहुत पेशेंस भी सीखी उस टाइम। मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि पता है कि शायद ये डॉक्टर बेस्ट है मेरे लिए, और वो डॉक्टर भी बड़ी अच्छी थी। मैंने उन डॉक्टर को बोला कि देखो मैम, मेरे 3 मंथ्स तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तब भी मैं जॉब कर रही थी। जॉब चलती रही। हर बार जॉब में एक गैप आया, ब्रेक आया, बट जॉब चलती रही, लाइफ चलती रही। तो मैंने उनको बोला देखो वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आप 3 मंथ्स अपना स्कूल जाते रहो और उसके बाद देखेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे इन डॉक्टर को खुद बताना चाहिए। फिर से मेरे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई कहीं से, बेड रेस्ट मांगो, बेड रेस्ट मांगो। फिर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे जैसे मेरे अंदर से कोई बुलवाता है मुझसे। मैंने कहा कि नहीं, मेरा अब ये 3 मंथ्स होने वाले हैं कंप्लीट, आप मुझे 4 मंथ से बेड रेस्ट पे डाल दो, मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मेरी पुरानी जब फाइल्स देखी, कंडीशन देखी, तब उन्हें भी लगा कि इनको बेड रेस्ट दे देना चाहिए जब ये इतनी घबराई हुई हैं तो। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से फिजिकली फिट दिखती हूँ, मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, मतलब ऐसी मेरे को कोई नहीं हिस्ट्री है कि वो कहें कि तुम तो बहुत बीमार हो। तो जब वो मुझे देखते थे तब उन्हें ऐसी कोई बात लगती नहीं थी जब मैं उन्हें बोलती थी। बट हाँ, मेरी इस बार उन्होंने पास्ट हिस्ट्री देख के बोला कि ठीक है, आप बेड रेस्ट पे चले जाइए। मैं बेड रेस्ट पे चली गई। जब मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा। उन्होंने बिल्कुल मुझे अपने पास रख लिया कि तुम चलो फिरो नहीं, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। इतना कि मेरे फादर इन लॉ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। तो जब मैं बेड रेस्ट पे थी तब मेरा बहुत ध्यान रखा जाता था।
उस टाइम पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो हमेशा बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, बहुत किताबें रीड करते हैं। मैं उनके रूम में शिफ्ट हो गई थी, तो उनके कमरे में मेरी नज़र गई किताबों पे जो हमारे घर में सालों से पढ़ी हैं बट मैंने आज तक नहीं देखी। उनमें से एक किताब थी कर्मा पे। अब मैं खाली बैठी हूँ, सिर्फ दवाइयाँ खाती हूँ, खाना खाती हूँ और अपना ध्यान रखती हूँ, इसके अलावा मैं क्या करूँ? मैंने सोचा बैठे बैठे किताब पढ़ लेती हूँ। मैंने वो शुरुआत की उस कर्मा की किताब से पढ़ने की। वहाँ से मैं आपको बता सकती हूँ धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। एक बीज मेरे अंदर आ गया स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मुझे वो कर्मा की बुक इतनी अच्छी लगी। वो हिंदी में थी, मैं नॉर्मली किताबें पढ़ती हूँ इंग्लिश में, बट मुझे वो बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने कभी माइंड ही नहीं किया कि मैं हिंदी में रीड कर रही हूँ। मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आया और मेरा ऐसे दिमाग खुलने लग गया उस बुक को पढ़ के। उसके बाद वक्त बीतता गया, बट फिर जैसे सृष्टि को मंजूर था बेड रेस्ट के बाद भी मैं वो पूरे 9 मंथ्स की जर्नी नहीं निकाल पाई। अगेन एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। आई वॉज रश टू द हॉस्पिटल, भगाया गया मुझे लेके, फिर से मैं बीमार हो गई। इस बार पेन और सफरिंग कम थी। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे अचानक से पेन शुरू हो गई। वो थे कॉन्ट्रैक्शंस जो आपको 9 मंथ्स में आते हैं। 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वो मुझे आ गए जस्ट 7 मंथ की बिगनिंग में। वो बिल्कुल टाइम नहीं होता, उस टाइम तो आपका बेबी बहुत छोटा होता है, उसने वेट भी गेन नहीं किया होता। फिर से मैं बहुत घबरा गई। मैं डॉक्टर्स के आगे रोती थी कि क्या ये बेबी सर्वाइव करेगा। वो हमेशा से बड़े पॉजिटिव होते हैं और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, एंग्जाइटी और स्ट्रेस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत हर टाइम बहुत स्ट्रेस में रहती थी। इतना कि मुझे एक बार एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, लेडी डॉक्टर ने, कि आप मेडिटेशन करो। तब मुझे मेडिटेशन का ज़रा ज्ञान नहीं था, मैंने उनकी बात को जस्ट आया गया कर दिया, जबकि मैं इतना भुगत चुकी थी। फिर भी उन्होंने मुझे पहली बार में ही कह दिया था कि तुम मेडिटेशन क्यों नहीं ट्राई करती। मैंने उनकी बात को बिल्कुल नहीं समझा और बिल्कुल नकार दिया कि ये क्या है। मेरी तो लाइफ चलती रही आगे, बिजी लाइफ थी। अब जब इस बार सृष्टि आपको इतना पुश कर रही है, इतनी आपको पेन दे रही है किसी कारण के लिए, जब मैं हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा रही थी कि क्या अब मेरा साथ सब सही होगा, इस बार शायद कुछ और मंजूर था। इस बार वो बेबी हो गया और उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेबी गर्ल हुई और ये गर्ल बिल्कुल ठीक है पर बहुत छोटी है, इसको केयर चाहिए। मैंने उसी टाइम हाथ जुड़ गए मेरे उस परमात्मा के आगे कि शुक्र है कि इस बार मेरी वजह से किसी कोई लाइफ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती थी। बट इस बार जो है सब ठीक हुआ। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बट एम्स का जो नर्सरी है वो, बाकी हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स आपको बोल देते हैं, जब आपके छोटे छोटे 1 किलो से कम वाले बच्चे होते हैं, वो बोल देते हैं आपको कि ये बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो हॉस्पिटल्स ही सजेस्ट करते हैं कि आप जो है इस बेबी को सपोर्ट देके ज़िंदा रखने को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एम्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी बच्चे के लिए ऐसा नहीं कहती। उन्होंने देखा उस बच्चे के पैरामीटर्स ठीक हैं, सिर्फ लंग्स डेवलप नहीं है, उसको सांस की ज़रूरत है। उन्होंने उसको सांस की सपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा आप वेट करिए, पेशेंस रहिए, रखिए। और वो कभी ऐसे पेरेंट्स को डराते नहीं है कि ये बेबी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। उन्होंने उसको निकू में रखा, इंटेंसिव केयर में। लेकिन वहाँ पे मेरी जो जर्नी थी वो 53 डेज़ की थी हॉस्पिटल में। पायल जी, इसमें एक हम चाहे हमें फ्यूचर में पता चलता है, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी इनर वॉइस जो है जी, अगर उस बच्चे ने बचना ही था तो इसीलिए आपको खींच के वहाँ तक ले गई। शायद, बिल्कुल। अब मैं कह सकती हूँ बिल्कुल 100% सही है ये बात। इतना पेन, इतना सफरिंग का कारण यही था। मैं खुद नहीं जानती थी मेरे अंदर ये मोमेंट्स इतनी ताकत के आते कहाँ से थे। वरना मैं, जो मेरे घर वाले कहते थे, मैं हाँ मान जाती थी कि ये हॉस्पिटल चलो, ये चलो। नहीं, इस बार आवाज़ आ रही है एम्स चलो। इस बार आवाज़ आ रही है जो कह रही है कि नहीं, बेड रेस्ट मांगो, बेड रेस्ट मांगो। तीसरी आवाज़ क्या आई आप सोचो। बेबी चली गई निकू में। एक चीज़ होती है कैंगरू मदर केयर कहते हैं जिसे, उसमें बेबी को एक मदर की चेस्ट पे लिटाते हैं और वो कहते हैं कि वो जो आपके अंदर वूम का टेम्परेचर है वो उसको कवर कर देते हैं, वो आपके बच्चे को मिलता है और आपका बच्चा जल्दी ग्रो करता है। मुझे नहीं पता, जब मैं KMC करती थी जा जाके, मैं घंटों करती थी। मेरे को लगता था बाकी मदर सो जाती हैं अपने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, यहाँ सारे क्रिटिकल बच्चे हैं। मैं रात को 1-1 बजे वहाँ कॉरिडोर में घूमती थी एम्स के, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा KMC करती थी। डॉक्टर्स मुझे देख के इतनी इंप्रेस होती थी, वो बोलती थी कि आपको एक मोटिवेशनल टॉक करनी चाहिए यहाँ मदर्स के लिए, आप सबसे ज़्यादा KMC करते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात जानकर। और उसके बाद जब मैं KMC करती थी उसको ऐसे अपनी चेस्ट पे लिटा के, तब मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ कुछ बोलती थी। मैंने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया उस टाइम।
मैं क्या बोलती थी, मैं बोलती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उसको ऐसे ऐसे हिलाती थी, इतनी छोटी सी बॉडी को, और बोलती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, हम जल्दी घर जाएंगे। आप अरुणा जी मानोगे नहीं कि ये मैं क्या करती थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता फिर मेरे अंदर से कहाँ से ताकत आ रही है। उसके बाद जब 53 डेज के बाद जब मेरी बेटी ठीक हो गई, वो एक बड़ी फाइटर थी, ठीक हो गई, हम घर चले गए, तब मुझे समझ में आया कि मैं एफर्मेशंस दे रही थी उसको। मैंने एक पहली जो किताब पढ़ी वो एफर्मेशंस पे निकली। तब मैंने जाना कि जो मैं ये अनकॉन्शियसली कर रही थी वो तो एफर्मेशंस थी, मैं अपनी बच्ची को हील कर रही थी उन एफर्मेशंस को दे दे के, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, जो वाइब्रेशंस उस तक जा रही हैं। वो तो हमेशा सोती रहती थी, छोटी सी इतनी नन्ही सी जान। तो तब मुझे लगा कि मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो हम उसे घर ले गए, बड़े टाइम तक उसका बहुत ध्यान रखा, फिर लाइफ ठीक हो गई, वो थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद भी जो है मेरे रिलेशनशिप्स पर वैसे ही चल रहे थे। तो एक दिन मैं बड़ी परेशान थी जब मेरी लड़ाई हो गई थी घर में। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि मैंने कहा कि यार सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा, मेरी लाइफ में इतना पीस क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस क्यों हैं। एक तो पहले अपनी प्रेगनेंसी को लेके, उसके बाद अपने रिलेशनशिप्स को लेके मुझे लगा वो अपनी लाइफ एंड कर देनी चाहिए। मुझे ऐसी लाइफ में कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्या अगर मैं शांत हो जाऊंगी तो मेरे आसपास सब शांत हो जाएगा। जब मेरी बहन ने मेरी ये बात सुनी, उसको लगा कि आई नीड हेल्प। तब उसने क्या किया, वो तब तक मेडिटेशन में, 2016 की बात है, वो तब तक मेडिटेशन में आ चुकी थी, अभी हम नहीं आए थे। उसने मेरी एक और सीनियर मास्टर से बात कराई। उनकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक पुश चाहिए था कहीं से। मैं हमेशा से शायद ध्यान में ही थी, या तो मुझे नहीं पता अपनी लाइफ टाइम से, या मुझे सिर्फ एक पुश चाहिए था किसी का, एक याद दिलाने के लिए कि ये भी करना है तुमको। वो दिन था और आज का दिन है, आज तक मैंने मुड़ के नहीं देखा। उस दिन से ध्यान मेरे जीवन में आया और ध्यान से सब रूपांतरित होता चला गया। पायल जी, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी एंट्री हो गई ध्यान में, तो ध्यान में आने के बाद जैसे आप करने लग गई, तो क्या आपको जो प्रश्न आपके मिसकैरेज के टाइम पे आ रहे थे, आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था, जो गिल्ट आपने पाला था, उसके बारे में आपको पता चला? बिल्कुल, मेरी लाइफ अच्छी हो गई, मेरी लाइफ बेटर होने लगी, एक आप कह सकते हो एक शांति आने लगी जीवन में। बट प्रश्न पूरी तरह से वही बने हुए थे, वाई मी, मैंने इतना सफ़र क्यों किया। रिलेशनशिप्स हल्के फुल्के ठीक होने लग गए क्योंकि मैं बदलने लग गई थी। जब मैं बदलने लग गई तो मेरे आसपास के, मैंने देखा सब बदलने लग गए मेरी तरफ, ये तो कुछ जादू हो रहा है। बट प्रश्न अभी भी बरकरार थे कि क्यों मैंने इतना एक्सेसिवली सफ़र क्यों किया। कोई भी मेरी कहानी सुनता था तो वो, जैसे कोई किसी को सिंपथाइज नहीं करता कि अरे बेचारी, ये सब। मुझे लगा मुझे इनके उत्तर जानने हैं, ये हमेशा से मेरे माइंड में था कि क्यों। 2017 में मैं मेडिटेशन में आई और उसके बाद मैं सर से भी मिली, मेरी बहन मुझे लेके गई द्वारका में, हम सर से पहली बार मिले। तो जब मैं सर से पहली बार मिली तो मैंने देखा कि कितने सारे लोग हैं वहाँ पर, और सर ने मुझे पहली बार डांटा भी। तो मुझे लगा, मैंने अपनी बहन को देखा कि ये कैसे गुरु हैं, ये तो डांटते हैं। मुझे तो लगा था ये बहुत लविंग फिगर होंगे। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सर को जहाँ तुम्हें करेक्शन देनी होती है ना, सर उसी को डांटते हैं जिसमें उनको करेक्शन का स्कोप दिखता है, तो तुम लकी हो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उस मीटिंग के बाद हम वापस चले गए। ऑल्दो मैं सर से कभी इतना मिल नहीं पाई सामने से, बट फिर मैंने उस आनापाना सती ध्यान को जो सर ने सबके लिए बताया, उसको अपने जीवन का एक पार्ट बनाया। 2018 में मेरे पेरेंट्स दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो चुके थे। 2018 में मैं भी उनसे पहली बार मिलने गई, उनके घर बैंगलोर में। हमें पता था वहाँ पे पिरामिड वैली भी है, हम पीएसएसएम से और पीएमसी से कनेक्ट हो ही चुके थे, तो हमें बड़ा शौक था, जबकि वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, 2 घंटे की जर्नी थी, पर हमने कहा यहाँ तक आए हैं तो पिरामिड वैली भी चलते ही हैं। मैं पहली बार पिरामिड में बैठी, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीनों ऊपर गए किंग्स चैम्बर में, वहाँ हम बैठे। और आप मानोगे नहीं, अभी मैं ध्यान में शुरू में ही आई हूँ, ऐसी मैंने कोई, आप मुझे ये नहीं कह सकते कोई उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली या कुछ मैंने बड़ा देख लिया। मैं जब उस पिरामिड के नीचे बैठी, मुझे नहीं पता कि मैं कुछ ही मिनटों में एक गहरे ध्यान में चली गई, जिसमें मुझे ना अपनी बॉडी का होश, ना मुझे टाइम का कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। और जैसे ही मैं डीप ध्यान में उतरती हूँ, मुझे एक गहरी विजन दिखाई जाती है, और ये मेरी थी एक पास्ट लाइफ और एक बहुत बड़ा जवाब मेरे मिसकैरेजेस का। इसमें मुझे दिखाया गया कि मैं अपनी एक पास्ट लाइफ में एक डॉक्टर थी, पर मैं शायद थोड़ी एक करप्ट डॉक्टर थी।
मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे जिससे मैंने लोगों को हार्म किया था। उनका बहुत ब्लड लॉस हुआ था और उनको मेरी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। क्यों? क्योंकि मुझे किसी बात की जल्दबाजी थी। मुझे कहीं जाना था तो मैंने कुछ उनके लिए गलत स्टेप्स लिए थे। ये मुझे बड़ी क्लियरली अपनी मेडिटेशन में दिखाया गया। और जब मैंने ये देखा तब मैं उस मेडिटेशन से बाहर आई। तब आप मतलब कह सकते हो कि मैं जो ऐसे लग रहा था जैसे मैं कांप रही हूँ कि मैंने क्या देख लिया, ये मेरे को क्या दिखाया गया, ये मेरे लिए क्या खुल गया। मैंने आसपास देखा, मेरे भाई बहन दोनों नहीं थे वहाँ पे। एक तरह से आप कहते हो ना कोई बंदा स्टिल हो जाता है बिल्कुल, मैं उसी कंडीशन में अपने उन्हीं थॉट्स के साथ नीचे जा रही हूँ कि ये मैंने क्या देखा है, ये रियल था जो मैंने देखा। पर मुझे ये पता था कि ये रियल था और ये मेरी पास्ट लाइफ थी, क्योंकि मैंने सब देखा, इतना मुझे क्लियरली दिखाया गया। मैं नीचे गई, मैंने अपनी बहन के साथ शेयर किया। उसकी भी आंखों में आंसू थे जब उसने सुनी ये बात, और उसने कहा कि आज तुम इससे मुक्त हो गई, आज तुम अपने इस दुख से मुक्त हो गई। और ये सच्ची में मेरे लिए एक बहुत रिलीज़ वाला मोमेंट था कि मुझे जवाब मिल गया कि ये मेरी ही करनी थी, जो मुझे इस लाइफ टाइम में बहुत मुश्किल लग रही थी। बट ये एक मेरे पार्ट ऑफ कार्मिक बैगेज का एक पार्ट था जो आज मैंने रिलीज़ कर दिया। ये होना ही था मेरे साथ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं किसी का इतना बुरा नहीं करी। क्योंकि जब तब तक हम ध्यान में नहीं आते, हमको ज़िंदगी की बड़ी बातें नहीं पता होती कि ये सब होता है। जितना आप नॉर्मल बातें करते हो उसके बहुत बियॉन्ड भी होता है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं। ना हमें कुछ कर्मा का पता होता है, ना हमें कुछ एस्ट्रल लाइफ का पता होता है, ना हमें आफ्टर डेथ का पता होता है। अब धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें खुलने लगी, मैं बुक्स रीड करने लगी तो मुझे और अच्छा लगने लग गया। तो इस तरह से मेरा जीवन बड़ा अच्छा आगे चलता गया। जैसा कि आपके अनुभव बता रहे हैं कि आप बेंगलोर पिरामिड में जब आप ध्यान किया आपको और आपको ऐसे विजन्स आया, तो जीवन के अंदर हमें इससे समझ आती है कि कोई भी घटना जो है वो बेमतलब नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। बिल्कुल। वो कारण हमें समझ नहीं होती, हम इसी वजह से ब्लेम में चले जाते हैं या गिल्ट में चले जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, परंतु परिस्थिति ने आपको फोर्सफुली, ऑलरेडी आपके पास सीड्स थे बट आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, एक स्पर्श करके, माध्यम कोई भी बन सकता है, आपको इस लाइन में आप आगे चले गए। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपके एक पास्ट कर्मास की एक स्टोरी खत्म हुई, बट जीवन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। और आगे आप कब मिले पति जी से, आगे या और ज्ञान आपको कैसे मिला, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब जब मैं पिरामिड में गई पहली बार तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत पावरफुल है। तब मेरा ध्यान पे और विश्वास बहुत बढ़ गया, जबकि मुझे कभी कोई डाउट तो था ही नहीं। जैसे लोग आपको कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने 1 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी ने बोला तुमको ध्यान करना है तो बस मैं आ गई और मैंने आना था। उसके बाद ऐसा कोई दिन ही नहीं था कि मैंने ध्यान ना किया हो। तो जब मैंने इस पिरामिड की शक्ति को देखा मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने पिरामिड्स की शक्ति को जाना, मैंने ध्यान की शक्ति को जाना कि ये बहुत हील कर सकता है और ये सबसे बड़ा टूल है आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको अपने आप को जानना है तो ध्यान एक सबसे अच्छा मार्ग है। सर से मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई। उसके बाद जब जब मैं जाती थी किसी इवेंट पे तभी मैं सर को बस दूर से देखती थी। मैंने ऐसे सर से पास से कभी बात नहीं करी और मुझे थोड़ा थोड़ा सर से डर भी लगता था कि सर मुझे डांट तो नहीं देंगे, बट मेरी बहन ने कहा कि हर बार ऐसे नहीं होता। तो सर से बस मेरा इंटरेक्शन कम ही है इस लाइफ टाइम का, पर मैं जानती हूँ कि मैं उनसे ज़रूर मिली हुई हूँ बहुत, क्योंकि डांट तो मुझे पड़ी थी और आज मैं जानती हूँ उस डांट का पर्पस सही मार्ग पे था। तब तक मैं नहीं थी ना, तब मैं पहली बार आई थी तो उन्होंने कहा जागो भाई, क्या कर रहे हो, सो रहे हो तुम तो अब तक। तो उसके बाद से ध्यान का मुझे बहुत पता चला, पिरामिड में मेरा बहुत विश्वास बढ़ गया। तो जीवन ऐसे चलता रहा, ध्यान करती रही। इतने में कोविड आ गया। कोविड में सब कुछ बंद हो गया, स्कूल अब हमें नहीं जाना था, हमारे पास बहुत टाइम था, ऑनलाइन हो गया सब कुछ शिफ्ट। तो अब कोविड टाइम में मेरे पास बहुत समय था और मेरे को उस टाइम पता चला कि सर की गाइडेंस में JTTP स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें था कि आपको 4 बजे उठना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो मेडिटेशन होती थी, ग्रुप मेडिटेशन जूम पर।
मुझे इसकी तरफ बहुत रुझान हुआ। मैंने कहा मैं तो ज्वाइन करूँगी, चाहे उसके बाद मैं पूरा ना अटेंड कर पाऊँ, बट मैं इनके साथ ध्यान ज़रूर, ग्रुप एनर्जीज़ में ज़रूर लूँगी, और मैं ध्यान करके उसके बाद अपनी इमीडिएटली जाके क्लास ज्वाइन कर लिया करूँगी। ऑनलाइन ही था, और मैं बहुत रेगुलरली पूरा टाइम जब तक जेटीटीपी रहा मैंने उसको ज्वाइन करा। मैं जल्दी उठती थी और करती थी उनके साथ मेडिटेशन। तब मुझे ध्यान में, मैं सर से इतना तो नहीं मिल पाई फिज़िकली, बट मुझे लगता है कि सर मैंने बहुत बार अपनी मेडिटेशन विजन्स में देखे हैं, और मैंने उनको किस रूप में देखा है, उनको मुस्कुराते हुए देखा है। शायद मैं वो चाहती थी कि सर भी मेरे सिर पे एक प्यार भरा हाथ रखें, मुस्कुराएं, जैसे हम एक गुरु की छवि देखते हैं। और वो मैंने देखा अपनी मेडिटेशन में, जो कभी कभी मेरी आंखों से आंसू भी निकल आते थे कि वाह, जो मैं चाहती थी वो मेरे ध्यान में एटलीस्ट हो रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं हमेशा वो मुस्कुराते थे, क्योंकि आपको अब हमें समझ आती है कि हमारे जीवन में कोई भी घटना या कोई भी हमारी परिस्थितियाँ हमें क्यों मिलती हैं। आपको बचपन से ही मुस्कुराना और फ्रीडम, प्यार, ये सब मिल रहा था। जो बीच में एक गैप आ गया था, बिल्कुल उस गैप को पत्री जी ने पूरा करा, एक नया मैसेज देके अपने को, चाहे आपको इंट्यूशन में या ध्यान के माध्यम से समझ आती थी कि हमेशा जीवन में मुस्कुराते ही रहो। तो और जानते हैं आपसे। तो सर आते थे, सर मुझे विजन्स में दिखते थे स्माइल करते हुए, मुझे बोलते थे तुम सही कर रहे हो, तुम सही पाथ पे हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मुझे सर की ऐसी गाइडेंस मिलती थी। मेरी बहन भी मेरे साथ मेडिटेट करती थी, उसको दिखता नहीं था, तो वो मेरे से हमेशा पूछती थी सर आए, सर आए थे। कभी कभी जब मैं बोलती थी हाँ आए थे, तो वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि मेरे अंदर ये हमेशा एक कामना थी, इच्छा थी कि मैं भी सर से मिलूं और सर से कुछ बातें करूं। तो सर जो हैं मेरे साथ आके कुछ बात करते थे, मुझे बोलते थे कि तुम अब सही राह पे आ चुके हो, अब यही तुम्हारा मार्ग है, इसे पकड़ो और आगे चलो, इसे आगे लेके चलो। तो मैंने जेटीटीपी बहुत सिंसियरिटी से किया, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट नहीं करता, मैंने वैसे बहुत फॉलो किया। और मैंने ये देखा कि कोविड टाइम्स में मेरा जो एक स्पिरिचुअलिटी का जंप नहीं होता, वो एक मेरा बहुत अच्छा था। मैं काफ़ी आगे बढ़ गई अपने ध्यान में, क्योंकि मैं बड़ी रेगुलर और सिंसियर थी। मेरी जो इंट्यूटिव पावर है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई। और मुझे जब भी मैं कुछ पूछती थी, जब भी मुझे कोई चीज़ परेशान करती थी, मैं एक क्वेश्चन रख के अपना ध्यान में चली जाती थी। और ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तर आपको उसी वक्त आए, वो मुझे कभी भी किसी भी विजन में, फॉर्म में दिख सकता है। कभी मुझे कोई किताब खोलते ही उत्तर मिल जाता, कभी कोई आके वो बात कह के चला जाता और मुझे लगता अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी। तो ये मेरी लाइफ में बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया, और मेरा उस यूनिवर्स के ऊपर बहुत विश्वास हो गया कि हमेशा हम सब गाइडेड हैं, लव्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कह दें कि आपको पसंद नहीं करते या आपको बहुत पसंद करते हैं। सब उसी के बच्चे हैं, उसी का अंश हैं, तो सबको जवाब मिलते हैं। सिर्फ ये है कि क्या आप सिंसियर हो अपनी साधना में, जो मैं उस वक्त बहुत थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरी लाइफ ऐसे काफ़ी आगे बढ़ती चली गई, और मैंने बहुत बुक्स भी रीड करी उस टाइम में। अभी तक हमने जो भी आपकी इस आत्मा की यात्रा को सुना, जिसमें इमोशंस भी थे, आपके बहुत से गिल्ट थे, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वो सब कैसे ध्यान के माध्यम से बाहर निकल आया और आप और आगे बढ़ने शुरू हो गए। आपकी इतनी सुंदर जर्नी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे और जानेंगे आपकी इस सुंदर जर्नी के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। दर्शकों, जर्नी के अंदर हम खुद स्वयं जान सकते हैं कि जब जीवन के अंदर परिस्थितियाँ चैलेंजिंग होती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं। चाहे हम उसमें पेशेंस सीखें, प्यार सीखें, या जो हमें मिला होता है कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते। कड़वाहट भी आना ज़रूरी है, नहीं तो मिठास का स्वाद कैसे आएगा। तो अगर कुछ रिलेशंस में कभी कड़वाहट आती है तो कितनी स्ट्रगल के साथ उन्होंने सहा, परंतु उसका जो अंत है वो हमेशा सुखद ही होता है। तो हमेशा हमें पेशेंस के साथ अपने जीवन को देखना चाहिए, समझना चाहिए परिस्थितियों को,
ये हमने अभी तक पायल जी की इतनी सुंदर यात्रा से समझा। अभी इस यात्रा में बहुत कुछ है जानने के लिए। किस प्रकार ध्यान के माध्यम से उनकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ी, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, बुक्स से उन्होंने क्या क्या सीखा और क्यों सीखा, उनके जीवन में और क्या क्या परिवर्तन आए इस माध्यम से, हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए आत्मा की यात्रा शो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से ना पहले जो है आप में लव होता है, जो आप अपने बच्चों को करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हो, लेकिन ध्यान के बाद वो लव चेंज हो जाता है, वो बन जाता है कंपैशन, करुणा में। तो मेरे अंदर एक सारे एनिमल्स के लिए एक रिस्पेक्ट जागी कि इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें भी तो जीवन है। और जब मैं पीएमसी और पीएसएसएम से कनेक्ट हुई, सर सबसे पहले यही बात कहते थे, तो मैं इससे इतना कनेक्ट कर पाई कि ये तो मेरे अंदर ही बात है। और मेरे अंदर वो ऐसी करुणा जागी कि मैंने इमीडिएट छोड़ दिया